हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज 2 में स्वागत है। आज हम फिर से 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर 1 जिसमें मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र का पार्ट 1 2 देखेंगे। पार्ट 1 पहले से हम पढ़ा दिए हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उसके साथ साथ ज्योग्राफी का यदि आप सिलेबस भी नहीं देखे हैं तो पहले सिलेबस प्लीज़ देख ही लीजिएगा, क्योंकि मेन सिलेबस है आपको देखना। ठीक, तो आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे। हमने पार्ट 1 में बहुत सारे पॉइंट्स को देखे थे, जिसमें से हम पढ़े थे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जाने थे, मानव भूगोल की परिभाषा पहले जाने थे, मानव भूगोल की परिभाषा कौन जैसे रेड जल के अनुसार, कुमारी सैंपल के अनुसार या डी लाबालास के अनुसार जाने थे। उसके बाद हमने पढ़े थे मानव किस प्रकार प्राकृतिकरण होता है, फिर प्रकृति किस प्रकार मानवकरण होता है, इसके बारे में हमने पढ़े थे। तो मतलब ये सब कुछ पॉइंट पढ़े थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे समय के गलियारों से मानव भूगोल। ठीक, तो यहाँ पर आज का हम जो पढ़ेंगे समय के गलियारों से मानव भूगोल। तो यहाँ पे मतलब समय के गलियारों से मानव भूगोल मतलब अब किस तरह से मानव भूगोल समय के अनुसार क्या कैसे मोड़ लेता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण से अनुकूल व समायोजन की प्रक्रिया, इसका रूपांतर पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ है। मतलब पर्यावरण किस प्रकार, जैसे जैसे पर्यावरण होता है उस हिसाब से हम उस पर्यावरण में ढल जाते हैं, जैसे अनुकूल हो जाते हैं। ठीक, मतलब अनुकूल हो जाते वह समायोजन कर लेते, मतलब समायोजित हो जाते उस हिसाब से। जैसे आप मान लीजिए यहाँ गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से हम रहना, मतलब गर्मी के हिसाब से पतले पतले गंजी पहनने लगे, पतले पतले कपड़ा पहनने लगे, उस हिसाब से रहने लगे। अब जहाँ जाड़ा होता है, मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उस हिसाब से हम जैकेट तैयार कर लेते, उस हिसाब से बना लेते। बरसात में तरह तरह के मोजा जूता शूज ये सब पहन लेते हैं। मतलब कि जो हिसाब से मतलब उस हिसाब से हम अपना आपको समायोजित कर लेते हैं पर्यावरण के अनुकूल। यही चीज़ है, पृथ्वी के जितने भी चेंजेज होता है उस हिसाब से मानव भी चेंजेस कर लेता है। वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। निकेत का अर्थ यहाँ पे है, आप निकेत का अर्थ समझ लीजिए घर या मकान, और होता ही है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रियाएं से मानव भूगोल से प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जुड़ी इतिहास में अत्यंत गहरी अतः मानव भूगोल के विषयों के एवं दीर्घकालिक सात्यता पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे समय के साथ वो क्या है, सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे कि मानव है जो पर्यावरण मानव और पर्यावरण दोनों मिलकर जिस प्रकार से अन्योन्य क्रियाएं करती है, मतलब बेहतर सबसे मानव सबसे ज़्यादा पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, उसके साथ रहकर उसके साथ ढल जाता मानव। तो हमने मानव भूगोल के प्रारंभिक जो मानव भूगोल के शुरुआती की जो कल्पना अर्थात प्रारंभ की जो मतलब कल्पना करते हैं या सोचते हैं उसके बारे में, तो हमें बहुत सारे उसका इतिहास देखने को मिलता है जो एक लंबे समय से चलता आ रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उपागमों में गत्यात्मकता, ठीक, उपागमों में गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। तो उपागम का अर्थ समझ लीजिए घटित होना, घटना, उपागम अर्थात घटना। ठीक, तो यहाँ पे उपागमों में या गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशील गत्यात्मकता का अर्थ है कि गतिमान या चलने वाला। ठीक, तो जो घटना हमेशा चलता रहता, हमेशा घटता रहता उस परिवर्तन में। ठीक, परिवर्तन मतलब परिवर्तनशील होता है, मतलब प्राकृतिक सर हमेशा कुछ न कुछ हमेशा घटना चलता रहता है, घटता रहता है। ठीक, पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रियाएं नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यहाँ पे नगण्य का अर्थ है कि जो गिने जाने योग्य न हो। ठीक, जो गिने मतलब पहले हम विभिन्न प्रकार के समाजों के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं करते हैं एक दूसरे के बीच, वह ज्ञान सीमित थी, मतलब वह ज़्यादा मतलब जो पहले करते थे वह गिने जाने योग्य नहीं था। यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते। यात्री अपने अन्वेषक मतलब अन्वेषक का अर्थ है जो उससे अन्वेष हो जाना, मतलब वही चीज़ है। देख लीजिए पूरा प्योर हिंदी है, पूरा प्योर हिंदी को आप हिंदी में कैसे समझा। ठीक,
यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों में बारे में सूचनाओं का प्रसार करते। ठीक है, नौचालन संबंधी कुशलताओं विकसित नहीं हुई है और समुद्री यात्राएं जैसे खतरों से खाली नहीं थी। मतलब नौचालन जो करते हैं, नौचालन मतलब नाव चलाते हैं, वह कुशलता मतलब पहले विकसित नहीं थी, पहले ज़्यादा नहीं थी। समुद्र मतलब वह पहले नहीं थी, पहले कोई भी समय क्या खतरा आ जाता था वह खतरे से खाली नहीं होता था। 15वीं मतलब धीरे धीरे उसका अभी अब हुआ ना, पहले नहीं था। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अन्वेषकों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग ने अन्वेषकों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच सके और तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। 15वीं शताब्दी अर्थात 1400 कुछ ईस्वी में, ठीक, मतलब 1460-65 के समय में, शताब्दी के अंत में अर्थात 1480-85 के बाद, ठीक, अंत में यूरोप में अन्वेषकों के प्रयास हुए। मतलब धीरे धीरे इसका सुधारने का प्रयास किया और जो देशों के लोग हैं वह उसके बीच के जो झूठ है या सच है उसका रहस्य का पता लग गया। धीरे धीरे उसका रहस्य में अर्थात मिथक और रहस्य का पता खुलने लगे। उपनिवेश युग ने उपनिवेश युग ने अन्वेषकों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच सकें, ठीक है, और तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सकें। तो ये सब कुछ बातें मतलब कि नोट बनाया, तालिका बनाया और इससे मतलब आगे काम, जिससे आगे की काम हो। यहाँ आज से गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रिया से अवगत है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे आपको ऐतिहासिक विवरण, ये सब सिंपल सी बात है, ये सब उदाहरण के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेताओं ने पहले ही इसका स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। ठीक, मतलब मानव भूगोल का जो कल्याण हो, जिससे मानव का कल्याण हो, इसका कुछ विचारधारा कुछ लोगों तक पहुंचा। कुछ लोगों ने इसका मतलब कि जो बात है उसको पॉइंट करके उसको नोट बनाया, मतलब कि ये सब के बारे में किताब पुस्तक निकाला। ठीक, अमूलवादी अर्थात रेडिकल विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। ठीक, कार्ल मार्क्स आप जानते ही होंगे, पढ़े ही हैं। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद से था, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगला बात है, व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जाति एकता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवेगों के दिक्काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया। दिक्काल, ठीक, मतलब ज़्यादा लंबा, मतलब लंबा काल। ठीक, व्यवहारवादी विचारधारा को प्रत्यक्ष अनुभव के साथ वह मानवीय जाति एकता, मानव की मतलब उसकी प्रजाति, उसके धर्म इत्यादि पर आधारित जो संवेग है, जो बात है, वह बोध पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में हम जानते हैं। ठीक, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में जानते हैं। मानव भूगोल के कहाँ तक क्षेत्र है और उसका उपक्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतरालों जिसके अंतर्गत घटित होते हैं उसके मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रत्यक्ष करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। मानव भूगोल में हमने देखा कि मानव के सभी जीवों, सभी तत्वों को किस तरह से उसके जीवन में रहता है, किस तरह से उसके जीवन के साथ घटता, मानव के जीवन के साथ, उस सभी बीच के हम उसके बीच की मतलब क्या किए हैं, उस क्षेत्र को पढ़े हैं, उस क्षेत्र को समझे हैं, उसको व्याख्या की है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषय की है। ठीक, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल की सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरा पृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ
नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ ही ऐसा हुआ। बस आगे कुछ भी नहीं, आगे बकवास दिया हुआ। ठीक, तो ये सब आपको कुछ पढ़ना है। और यहाँ पे आपको कुछ जानकारी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ पॉइंट है। आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा पढ़ लेना है। वैसे में यहाँ पर समझाने वाला ये नहीं है, वैसे यहाँ पर बोल देते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसका जो मानव भूगोल के वृहत अवस्थाएं में प्रणोद है। ठीक, प्रणोद का अर्थ है खुशी। जो मानव भूगोल की जो अवस्थाएं हैं और मानव भूगोल की अंतर्गत मानव भूगोल से क्या प्रसन्नता मिलती है, क्या प्रणोद मिलती है, क्या हर्ष या खुशी मिलती है, वही चीज़ मतलब समय अवधि। उपनिवेश युग था। इसका उपागम मतलब क्षेत्र, जो अन्वेषक और विवरण, वृहत लक्षण, सामग्री और व्यवहारिक रुचियों से नए क्षेत्रों में खोजे व अन्वेषकों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोश के विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन महत्वपूर्ण पक्ष रखा। जो कौन उपनिवेश युग में, वही चीज़ उपनिवेश युग का वही चीज़ है प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक, जो उपनिवेश युग का दो, एक है अन्वेषक विवरण, दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक, वह प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किया, मतलब सभी के प्रदेश के सभी के बारे में जाना। यह मत था कि मतलब यह मानना था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पूर्ण पृथ्वी के भाग, सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग है, अतः इन भागों को पूरी तरह से समझ पृथ्वी पूर्ण के रूप में समझने की सहायता होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने अंतर युद्ध अवधि के 20 दशक अर्थात 1930 के दशक, जिसमें क्षेत्रीय विभेदन, ठीक, क्षेत्रीय के बारे में क्षेत्रीय विभिन्नता आई। एक प्रदेश व अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और वयों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर हमने क्या किया, बल दिया। उसके बाद 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के अंत तक, जो कि स्थानीय संगठन हुआ, इसका उपागम कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों और अनुप्रयोग किया गया था। इस व्यवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य मतलब उल्लेख्य था। सिंपल सी बात, आप पढ़ते ही इसको समझ में आ जाता है। 1970 के दशक, मानवतावादी, मूल्यवादी और व्यवहारवादी से विचारवादी का उदय, मतलब कि 1970 के दशक में मानवतावादी का उदय हुआ, मूल्यवादी और व्यवहारवादी सब जितने भी विचारधारा सब का उदय हुआ, जिसमें हमने मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल 1970 के दशक में 3 नई विचारधारा का जन्म दिया। इन विचारधारा को अभ्युदय मानव भूगोल सामाजिक, राजनीतिक, यथार्थ और प्रति आर्थिक अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे बॉक्स में दिया हुआ है। 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद आया, जो कि वृहद सामान्य एवं मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों का प्रयोजकता पर प्रश्न उठने लगे। अपने काम को प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये इस चीज़ को समझ लीजिए, ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आता है यहाँ पर जो है मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों का सहयोगी अनुशासन। मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए। मानव के क्षेत्र कौन कौन है, सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र कौन है, मानव भूगोल के क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। तो सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र है। और मानव भूगोल के क्षेत्र में एक सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जो इसके उपक्षेत्र है, इसमें व्यवहारवादी है, सामाजिक कल्याण व भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीय अध्ययन और के बारे में हम पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल के बारे में निर्वाचन भूगोल, मतलब कि जिसमें राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। सैन्य भूगोल, जो कि सैन्य भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या भूगोल में जनांकीय के बारे में पढ़ते हैं, जनांकीय के बारे में समझिए। आवास भूगोल में नगर ग्रामीण नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में हमने पढ़ते हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भूगोल, ये सब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि अर्थशास्त्र, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी अर्थशास्त्र, व्यवसाय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन और यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब जितना है ये सब सामाजिक विज्ञान के ये सब कुछ अनुशासक की मतलब कि उसका कैसे उसका पृष्ठ है, कैसे किसका मतलब भाग है, उसके बारे में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम अगले
चैप्टर में हम बात करेंगे, मतलब अगले टॉपिक में हम पहला चैप्टर आज पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। अब हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे पहला चैप्टर का। हम देख लीजिए, आपको बोले थे सभी का क्वेश्चंस आंसर करवाते ही हुए हम ख़त्म करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पर चलेंगे। एक चीज़ हमें बता दीजिएगा, क्या हम इसका ऑब्जेक्टिव ही करवा दें और सब्जेक्टिव आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव हमने यहाँ पर पढ़ा है किताब से, वह चीज़ आपको सब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक, तो आप सब्जेक्टिव खुद भी कर सकते हैं। हम आपको ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव बुक में दिया हुआ 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आप जितना पढ़े हैं उसके 20 में से लगभग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। जितना पढ़े हैं उतना में से 25 से 30 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। हम सभी ऑब्जेक्टिव पर आएंगे पहला चैप्टर, मतलब जितना चैप्टर खत्म होगा उसका क्वेश्चन आंसर करते हुए चले जाएंगे। ठीक, और एक चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए, क्या सब्जेक्टिव आप लोग खुद से कर लीजिएगा या हमें करवाना होगा, ये चीज़ हमें बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तब। और यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th का तैयारी हम इसी चैनल पर मतलब करवा रहे हैं। और जो 10th का स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट को भी बोल दीजिए सभी तरह के इन्फॉर्मेशन न्यूज़ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब कर लेने के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।